नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आप मास्क जरूर पहनें। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनें। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली थी और 4 महीने से भी कम वक्त में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट को वजह माना गया, क्योंकि नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर विधानसभा का मेंबर बनना जरूरी है। क्योंकि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में विधायक नहीं बल्कि पौड़ी सीट से सांसद चुने गए थे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जब एक ही साल बचा हो तो उपचुनाव नहीं करवाया जा सकता। दूसरी तरफ कोरोना संकट की वजह से भी अभी चुनाव करवाने लायक परिस्थितियां नहीं मानी जा रही हैं। अभी माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए। विधानमंडल दल का नया नेता चुनेंगे, उसके बाद हमें राज्यपाल से मिलेंगे और उन्हें हम शपथ के लिए कहेंगे कि आप हमने नया नेता चुन लिया है, आप हमें शपथ के लिए सब हमें कराइए। तो वो कब जब भी हमें शपथ का समय देगा हम शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब बीजेपी नेतृत्व संतुष्ट है सर इस फैसले से? आपको लगता है हाईकमान से लेके यहाँ तक का नेतृत्व जो नहीं, देखिए संतुष्ट और संतुष्ट क्या, जब कोई संवैधानिक इस रूप में बात आई कि चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण कहा कि हम चुनाव नहीं करा सकते, तब ऐसी परिस्थिति में यही एक रास्ता था। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज दोपहर 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि आज दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। देहरादून में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से ही है। वहां पर सीएम पद की रेस में कई नामों की चर्चा हो रही है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सीएम पद की रेस में मदन कौशिक के नाम की चर्चा है। साथ ही सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और धन सिंह रावत का नाम भी शामिल है। तो 4 नामों की चर्चा हो रही है। आज दोपहर को 3 बजे बैठक भी होनी है विधायक दल की, उसमें नेता चुन लिया जाएगा और आज ऐलान हो सकता है। कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और अब 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं सीएम की रेस के लिए। शायर मुनव्वर राना के बेटे पर आरोप लगा कि उसने खुद पर हमले की झूठी कहानी गढ़ी। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर 28 जून को फायरिंग हुई थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने बताया कि उसने अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाने के लिए जाल बुना। वैसे तो मुनव्वर राना रायबरेली के रहने वाले हैं, लेकिन अब उनका परिवार लखनऊ में रहता है। यही वजह रही कि तबरेज राणा की तलाश में रायबरेली की पुलिस आधी रात को मुनव्वर राणा के लखनऊ के घर पहुंच गई। अचानक आई पुलिस को देखकर घर में मौजूद लोग परेशान हो गए। उन्होंने कोशिश की कि पुलिस वाले अंदर ना घुसें और सर्च वारंट मांगा। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। इस दौरान उनकी पुलिस वालों से बहस भी हुई, जिसे घर के लोगों ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। ये देखते ही एक पुलिस वाले ने मोबाइल छीन लिया।
जिससे बहस और बढ़ गई। यही नहीं, पुलिस वाले अंदर घुस गए। पर ये आपका कोई तरीका नहीं है कि अंदर औरतें होंगी, आप ऐसे अंदर आ गए। पुलिस वहां तबरेज राणा को ढूंढने पहुंची थी, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिला। उल्टा मुनव्वर राणा के परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने रोते हुए एक वीडियो बनाया और उसे शेयर किया। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है, ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से। पुलिस वाले जब तक घर में रहे तब तक मुनव्वर राणा की बेटियों ने उनके हर कदम का वीडियो बनाया और लगातार ये कहती रही कि उन्हें परेशान करने के लिए पुलिस आधी रात को घर में घुसी। जिस समय पुलिस आई, मुनव्वर राणा घर पर ही थे। उन्होंने भी पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई और गुस्से में ये बोल दिया कि पुलिस उनके घर में ऐसे घुसी जैसे वो कश्मीर हो। कितनी फोर्स आई थी रात में? कम से कम 60-70 लोग रहे होंगे। क्या किया? कुछ नहीं, हमारे घर को कश्मीर बना दिया। हालांकि अपने बेटे पर लगे आरोपों के मुद्दे पर वो बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हुए। जो गोली चली वो उन्होंने खुद चलवाई, आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है, हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि एसएसपी झूठ बोल रहा होगा। हम एसएसपी पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। ये पूरा मामला प्रॉपर्टी के झगड़े का बताया जा रहा है और पुलिस की जांच में सामने आया कि मशहूर शायर के बेटे ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा और अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाने का प्लान बनाया। माना जा रहा है कि तबरेज विधायक बनने का सपना भी देख रहा था और इस प्लान से वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता। पहला, उसके चाचा और चचेरे भाई रास्ते से हट जाते और दूसरा, लोगों के मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा होती। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने सारी कहानी ही पलट दी, क्योंकि उसमें तबरेज उन शूटरों के साथ प्लानिंग करता दिखा जिन्होंने उस पर फायरिंग की। पुलिस ने जांच की दिशा यही फुटेज देखने के बाद बदली और हमले की साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब तक मुनव्वर राणा का बेटा उसके पकड़ से बाहर है और इसीलिए पुलिस ने उसके लखनऊ के घर पर तलाशी ली। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन 4 लोगों को मीडिया के सामने ले आई जिन्होंने तबरेज राणा का साथ दिया था। इन लोगों के पास से वो हथियार भी बरामद हुए जिनका इस्तेमाल साजिश को अंजाम देने के लिए किया गया। प्लानिंग करते हुए, बात करते हुए इनके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संपत्ति की लड़ाई में मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि मामला पूरा फर्जी निकला। पाकिस्तान की जमीन से आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगे हैं। इसके लिए आतंकी संगठन लगातार नई नई तरकीबें निकाल रहे हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला भी उन्हीं में एक है। इस हमले के लिए आतंकवादियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब यह भी साफ हो गया कि साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका ही थे। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसके पक्के सबूत हाथ में लगे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ऐसी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान की शह पर ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया ऐसा पहला चैनल है जो सिलसिलेवार तरीके से इस धमाके से जुड़ी सारी कड़ियों को जोड़ते हुए सारे सबूत दिखा रहा है। बीते शनिवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले का नया तरीका जब सामने आया तो हर किसी को उसके पीछे पाकिस्तान और उसकी जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठनों की साजिश का शक हुआ। माना गया कि 5 मिनट के अंदर 2 विस्फोटों के जरिए पार्किंग एरिया में खड़े हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने की साजिश थी। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि देश के किसी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले के पीछे कौन था, ड्रोन अटैक की साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए देश भर की सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। एनआईए ने ड्रोन हमले को आतंकी हमला मानकर जांच शुरू कर दी। न्यूज़ 18 ने भी इस हमले की पड़ताल शुरू की। इस पड़ताल के दौरान जब न्यूज़ 18 के हाथ विस्फोटक की तस्वीरें लगी तो कई सवालों के जवाब मिलते चले गए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो विस्फोट के बाद मौके पर मिले बम के टुकड़े हैं। जांच एजेंसी ने बम के ऐसे टुकड़ों की बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि विस्फोट मेटल के खोल में भरे हुए थे। इनमें भरे विस्फोटकों में जो मेटल के टुकड़े थे उनके साइज बराबर थे और ये बेहद नुकीले थे। बॉल बेयरिंग की तरह दिखने वाले इन टुकड़ों को बेहद खास विस्फोटक यूनिट में बारूद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। मौका वारदात से जो चीजें मिली वह आम नहीं थी, लिहाजा जांच एजेंसियों ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। तफ्तीश के मुताबिक ये जो एक्सप्लोजिव तैयार किए गए थे पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तैयार किए गए थे। मौके पर मिले सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों के दावे को मानने की पुख्ता वजह है।
एनआईए को विस्फोटों की जांच में आरडीएक्स होने के सबूत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक धमाके में करीब 3 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया और 2 अलग अलग ड्रोन में फिट किया गया, यानी हर ड्रोन में 1.5 किलो आरडीएक्स रखा गया था। जिस तरह इस हमले के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते देखे जा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में हमले के लिए आरडीएक्स कहां से आया होगा। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इन टुकड़ों की तफ्तीश में पता चला है कि विस्फोटकों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही तैयार किया गया था, जिनकी सप्लाई सिर्फ सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस को की जाती है। हमले में आधुनिक किस्म के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। धमाकों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों के शुरुआती आकलन के मुताबिक ये आर्मी एक्सप्लोजिव है और विदेश में ही इसके मिश्रण को तैयार किया गया, इसलिए शक की सुई सबसे पहले पाकिस्तान की ओर ही जा रही है और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने ये विस्फोटक तैयार किया। ये जो एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाई गई थी, ये एक्सप्लोजिव डिवाइस किसी फैक्ट्री में बनी है और ये वही फैक्ट्री बना सकती है जो आमतौर पर ज़्यादा करके अगर हमने साउथ एशिया का सीन देखा है तो ये गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती है। तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो ये जो एक्सप्लोजिव बनी है, ये पाकिस्तान की किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी होगी। धमाके की जगह से जो उपकरण बरामद हुए हैं, जो अवशेष बरामद हुए हैं, उनको आगे के मेटलर्जी टेस्ट के लिए भेजा गया है, ताकि पता चल सके कि कौन कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ था धमाके में। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कितनी सुनियोजित तरीके से विदेशी पैटर्न पर यह साजिश रची गई थी। बहरहाल साजिशकर्ता कौन कौन थे, ये एक बड़ा सवाल है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां जंगल में लगी आग ने वहां के कई मकानों को जलाकर राख कर दिया। खतरे को देखते हुए आसपास के करीब 300 से भी ज्यादा घरों को खाली करवा लिया गया। क्योंकि गर्म हवाओं की वजह से आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में उसने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। धधकते जंगल से धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता नजर आया। आग से जंगल को तो भारी नुकसान हुआ ही, आसपास मौजूद कई मकानों को भी ये खतरनाक लपटें लील गईं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो हाईवे के करीब बसे हैं। उन्हें अपने मकानों को छोड़कर जाना पड़ा। Me and my dog just got out, but we can see the house literally in fire. कार से बनाए गए वीडियो में जहां तक नजर गई तबाही के निशान दिखाई दिए। आग की तपिश और उससे उठते धुएं की वजह से हाईवे पर गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जगह जगह तैनात कर दी गईं। टीम इंडिया के क्रिकेटरों की स्विमिंग करने की तस्वीरें वायरल हो गई। श्रीलंका दौरे पर गए टीम इंडिया के खिलाड़ियों की स्विमिंग करने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तस्वीरों में युजवेंद्र चहल के अलावा शिखर धवन और हार्दिक पांड्या भी नजर आए। केंद्र ने कोरोना के मामलों में कमी नहीं आने पर केरल और छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में अपनी टीमें भेज दी। गुजरात के पंचमहाल में जुआ खेलने के आरोप में बीजेपी विधायक समेत 28 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें 7 लड़कियां भी हैं। पुलिस ने देर रात ये कार्रवाई की। जो वो भी उसमें उसके खिलाफ भी मतलब जो सबके साथ कार्रवाई की गई है, उसके साथ भी कार्रवाई की गई है। लेकिन बीजेपी विधायक ने जुआ खेलने के आरोप से इनकार किया। मथुरा में एक शादी समारोह के दौरान खाना खाने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। इनमें 13 महिलाओं और 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दावा किया गया कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ के रहने वाले सोमेश कुमार ने साइकिल से सतोपंथ झील की कठिन यात्रा पूरी की। 50 किलोमीटर की यह मुश्किल यात्रा 4 दिन में पूरी हुई। इसमें 25 किलोमीटर की चढ़ाई भी शामिल थी। सतोपंथ बद्रीनाथ धाम के पास कई हजार फीट ऊंचाई पर बनी एक झील है और वहां पैदल जाना ही अपने आप में बड़ी चुनौती माना जाता है। किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन न करने के समाजवादी पार्टी के फैसले पर मायावती ने हमला बोला। बीएसपी प्रमुख ने इसे समाजवादी पार्टी की महालाचारी कहा और दावा किया कि हर बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी से किनारा करना बेहतर समझती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मायावती के बयान को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की बात करती है, समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति को पैर पे खड़े होने की वकालत करती है। समाजवादी पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती कि कौन क्या कहता है। बिहार के दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार इमरान और नासिर को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। कल दोनों को हैदराबाद से पटना लेकर आया गया और फिर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से 7 दिन की रिमांड पर भेजे जाने के बाद दोनों आरोपियों को पटना की बेऊर जेल ले जाया गया। वहां दोनों एनआईए की निगरानी में हैं।
आज एनआईए की टीम दोनों को जेल से ले जाएगी और पूछताछ करेगी। पाकिस्तान की जमीन से सिर्फ भारत में ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की जासूसी भी करवा रहा है। पाकिस्तान इसके लिए अपने देश में भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के लिए किया गया था। पाकिस्तान अपनी राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की जासूसी करा रहा है। खबर है कि 26 जून की रात को इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया था। भारतीय उच्चायोग में मंडराता हुआ ड्रोन खतरे की घंटी था, क्योंकि 26 जून की रात को ही करीब 2 बजे जम्मू के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से धमाके किए गए, जिसमें एक इमारत को नुकसान हुआ और 2 जवान घायल हुए। हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन उड़ाना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इससे साफ है कि पाकिस्तान उच्चायोग की जासूसी करा रहा है। भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने बताया कि 26 जून की रात को करीब 10:15 पर ड्रोन देखा गया। ड्रोन हाई कमीशन के उस इलाके में देखा गया जहां कर्मचारियों और अधिकारियों के घर हैं। अधिकारी के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब हाई कमीशन में आजादी की 75वीं वर्षगांठ की तैयारियों की रिहर्सल चल रही थी। भारत ने इस मामले की पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से कड़े शब्दों में शिकायत की है। उच्चायोग ने ड्रोन के जरिए जासूसी पर कड़ा एतराज जताया है। शिकायत में कहा गया है कि ड्रोन से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को खतरा है, साथ ही राजनयिकों के परिवार पर भी खतरा है। उच्चायोग ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा करके जिनेवा संधि का उल्लंघन कर रहा है। Look, regarding the Jammu Air Force Station case, the investigation is in progress. As far as terrorism and terror financing is concerned, we have a zero tolerance policy. विदेश मंत्रालय भी इस मामले पर पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेतावनी दे चुका है। जैसे ही इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया, इसकी जानकारी उच्चायोग के द्वारा नई दिल्ली को दी गई, लेकिन इसके 4 घंटे के बाद पाकिस्तान की सीमा से 14 किलोमीटर दूर जम्मू के एयरफोर्स पर ड्रोन धमाके किए गए। इसकी जांच एनआईए कर रही है, लेकिन पता चला है कि ड्रोन पाकिस्तान की सीमा से उड़ाए गए और इसके तार लश्कर से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास में एक दलित परिवार के 5 लोगों की हत्या के खिलाफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। देवास में जिन 5 लोगों की हत्या हुई वो 13 मई से लापता थे और 3 दिन पहले ही पुलिस को उनके शव एक खेत से मिले थे, जिसके विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर बैठकर रास्ते को जैम कर दिया और फिर वहीं से नारे लगाने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों को संभालने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन उनके काफी समझाने पर भी मामला शांत नहीं हुआ। कुछ राजनीतिक लोग जो बड़े-बड़े जो नेता हैं, उन लोगों के भी नाम इसमें सामने आना है। हंगामा बढ़ा तो राज्य के मुख्यमंत्री खुद सामने आए और हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने का भरोसा दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के इनको सख्त से सख्त दुर्लभ सजा मिले, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बताया गया कि पुलिस इस हत्या में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। यूपी एटीएस की जांच से धर्मांतरण गैंग के तार का एक सिरा खुलता जा रहा है। गिरफ्तार सलाउद्दीन किस तरह अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन धर्म परिवर्तन के इस जाल को फैला रहा था, इसका पता लगाने के लिए सभी का आमना सामना करवाया गया। एक साथ हुई इस पूछताछ में विदेशी फंडिंग से लेकर ब्रेन वॉश करने के तरीके तक सारे सवाल पूछे गए। सलाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को धर्मांतरण के पीछे की साजिश के कई सुराग हाथ लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों को साजिश के तहत धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का नेटवर्क पूरे देश भर में फैला है और ये नेटवर्क किस तरीके से काम करता था, धीरे धीरे सारे रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है। अब तक गिरफ्तार 6 लोगों से इस साजिश की कड़ियाँ जुड़ती जा रही है। वहीं उमर गौतम के बाद सलाउद्दीन ही साजिश की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। विदेशी फंडिंग हो या ब्रेन वॉश करने का तरीका, सलाहुद्दीन पर शिकंजा कसते ही साजिश के तहत धर्मांतरण का राज अब बेनकाब हो रहा है। एक दिन पहले गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस की टीम सलाहुद्दीन को लेकर लखनऊ पहुंची, जहां सलाहुद्दीन का सामना बाकी आरोपियों से हुआ। बताया गया कि अलग अलग पूछताछ में मिली जानकारियों को जोड़ने के लिए सभी 6 आरोपियों यानी उमर गौतम, जहांगीर कासिम, सलाहुद्दीन, इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को एक कमरे में लाया गया।
फिर इन सभी 6 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ में हवाला कारोबार से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए, जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने विदेशी फंडिंग से लेकर ब्रेन वॉश करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। अब तक की जांच में सामने आया कि इरफान शेख और राहुल बुला को मुकबधिर बच्चों के धर्म परिवर्तन कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जबकि सलाहुद्दीन का काम हवाला के जरिए जरूरत पड़ने पर पैसे उपलब्ध कराना था। आरोप है कि उमर गौतम की निगरानी और आदेश पर ही धर्मांतरण का पूरा गोरख धंधा चलता था। वहीं बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों से जांच एजेंसियों को कई अहम सबूत मिले हैं। चूंकि यूपी एटीएस को सलाहुद्दीन को लेकर कई पुख्ता जानकारियां मिली थी, इसलिए एक दिन पहले गुजरात पुलिस के साथ मिलकर यूपी पुलिस वडोदरा स्थित उसके घर, एनजीओ के दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर सुराग और सबूतों के लिए भागदौड़ करती दिखी। जांच एजेंसी को सलाहुद्दीन के ठिकाने से इसका मोबाइल फोन, आईपैड, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई सबूत मिले हैं। यूपी एटीएस को सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट फरीद सैयद से भी कई सुराग मिले हैं। एटीएस इस मामले में सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट को गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सलाहुद्दीन ने उमर गौतम को पैसे भेजने की बात कबूल की है। सलाहुद्दीन से हुई पूछताछ में हवाला के जरिए 13 लाख रुपए मिलने का खुलासा हुआ है। यानी सलाहुद्दीन अब तक 42 लाख रुपए उमर गौतम को हवाला से भेज चुका था। हवाला के जरिए यूपी पैसे भेजे जाने की जानकारी सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट फरीद को भी थी। जांच एजेंसी धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रही है कि धर्मांतरण गैंग को हवाला के जरिए लंबे समय से पैसे मिलते रहे हैं। यही वजह है कि सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट के साथ ही हवाला कंपनियों के लोगों को भी गवाह बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जांच एजेंसी सलाहुद्दीन के मोबाइल फोन और आईपैड को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। यूपी एटीएस को उम्मीद है कि सलाहुद्दीन के फोन और आईपैड से कई राज बाहर आ सकते हैं। उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग के तार विदेश के अलावा देश के कई हिस्सों से जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस को शक है कि उमर गौतम के 2 और सहयोगी वडोदरा में हो सकते हैं। ऐसे में संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में इतना तय है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई लोगों पर कानून का शिकंजा कसना तय है। अमेरिका के लॉस एंजलिस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अवैध पटाखों से भरे एक ट्रक में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। बताया गया कि जब्त किए गए अवैध पटाखों को नष्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उस ट्रक में रखे पटाखे बम की तरह फटे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना की जो तस्वीर सामने आई, उसमें वो ट्रक एक रिहायशी इलाके में बीच सड़क पर खड़ा दिखा। उसके आसपास कुछ और गाड़ियां भी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके की वजह से कुछ देर के लिए तो वहां अंधेरा छा गया। पटाखे वाली गाड़ी और उसके पास खड़ी एक कार के तो परखचे उड़ गए। पास के एक मकान के शीशे भी इस धमाके की वजह से चकनाचूर हो गए। बताया गया कि इस हादसे में 9 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं इलाके में दहशत इस कदर फैल गई कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वैक्सीन मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया।